अर्नव के इस तरह से चिल्लाने के कारण दिग्विजय सिंह के दोनों बेटों अंशुमन सिंह और आयुष्मान सिंह ने रोना बंद कर दिया। वहीं उनकी दोनों बीवियां मतलब अंशुमन की पत्नी देविका और आयुष्मान की पत्नी रजनी दोनों ने भी रोना बंद कर दिया। वहीं अवनी और सात्विक मजे से ठाकुर फैमिली की नौटंकी देख रहे थे। तभी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए दिग्विजय जी ने प्यार से कहा, वसु तुम वही इतने प्यार से अपनी बीवी को बुलाता देख। ओम जी ने घूर कर दिग्विजय जी को देखा और कहा, यह मेरी बीवी है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। ओम जी की बात सुनकर दिग्विजय जी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, ये तुम्हारी बीवी से पहले मेरी दोस्त है। वही उनकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। तभी पीहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मतलब आप तीनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ओम जी ने गुस्से से घूरकर दिग्विजय जी को देखा और दिग्विजय जी ने डेविल स्माइल के साथ कहा, सिर्फ जानते ही नहीं है, हम तो कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे। उन्होंने इतना कहा ही था कि ओम जी ने गुस्से से कहा, हम दुश्मन थे। दिग्विजय जी ने उसे टोंट करते हुए कहा, हम पहले दोस्त थे पर फिर इसकी वजह से हम दुश्मन बने। वहीं वसुधा जी मुंह बनाकर दोनों की लड़ाई देख रही थी। वसुधा जी के रिएक्शन देखकर सब लोग हैरान थे क्योंकि इस वक्त वसुधा जी को अपने पति के तरफ से लड़ना चाहिए था। सब जानते थे कि अगर ओम जी को किसी ने कुछ कहा तो वसुधा जी उस इंसान की खटिया खड़ी कर देती थी। पर इस वक्त वह चुपचाप दोनों की लड़ाई देख रही थी। तभी रजनी जी ने आगे आते हुए कहा, पहले अंदर तो चलिए, सब दरवाजे पर ही खड़े हैं। रजनी जी की बात सुनकर सब लोग अंदर चले गए। इस वक्त सभी लोग अंदर ठाकुर परिवार के लिविंग रूम में बैठे हुए थे। ओम जी और वसुधा जी पास बैठे हुए थे और उनके सामने के सोफे पर दिग्विजय जी बैठे हुए थे। तभी पीहू ने फिर से एक्साइटेड होकर कहा, बताइए ना अपनी कहानी। दिग्विजय जी ने कहा, हम तीनों एक ही क्लास में थे, मैं वसुधा को पसंद करता था। ये सुनकर मल्होत्रा फैमिली और ठाकुर फैमिली के सभी लोग हैरान हो गए। वही कहानी की इंटरेस्टिंग शुरुआत देखकर अवनी ने एक्साइटेड होकर कहा, मतलब आप तीनों का लव ट्रायंगल था। और आखिर में दादू जीतकर दादी को लेकर उड़ गए। इतना कहकर अवनी खिलखिलाकर हंसने लगी। अवनी की बात सुनकर ओम जी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगे। वही दिग्विजय जी ने ओम जी को घूरते हुए कहा, इसने मुझे धोखा दिया और मेरी वसु को मुझसे पहले पटा लिया। वही मेरी वसु सुनकर ओम जी ने गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, वह मेरी वसु है तो तुम उसे अपनी कहना बंद करो। वही वसुधा जी ने मुंह बनाकर कहा, दिग्गी तुम क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो? अब तो इस बात को लगभग 50 साल हो चुके हैं, तो फिर तुम ये बात भूल क्यों नहीं जाते? वसुधा जी की बात सुनकर दिग्विजय जी ने उदासी भरी आवाज में कहा, कैसे भूल जाओ, तुम मेरा पहला प्यार थी वसु, और यह ओम ये बात अच्छे से जानता था। फिर भी उसने तुम्हें पहले प्रपोज कर दिया और तुमने इसे हाँ कह दिया। वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं ओम को पसंद करती थी। वसुधा जी की बात सुनकर दिग्विजय जी की मुस्कुराहट गायब हो गई और गहरी उदासी उनके चेहरे पर दिखने लगी। तभी उनके बड़े बेटे अंशुमन ने गुस्से से कहा, मतलब पापा आप माँ को धोखा दे रहे थे? अंशुमन जी की बात सुनकर आयुष्मान भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने भी दिग्विजय जी को घूरते हुए कहा, मतलब आप हमारी मां को धोखा दे रहे थे? अपने दोनों बेटों की बात सुनकर दिग्विजय जी ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम दोनों पागल हो। ये बात मेरे कॉलेज के टाइम की थी, उसके बाद मैंने तुम्हारी मां से ही सच्चा प्यार किया था। ये सुनकर अंशुमन जी ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर आज अपने पहले प्यार को फिर से अपने सामने देखकर आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप बरसों से इनका ही इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर ओम जी ने जले में नमक छिड़कते हुए कहा, तुम दोनों सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है कि इसने तुम्हारी मां को धोखा दिया होगा। ओम जी की बात सुनकर दिग्विजय जी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, बुढ़े तू अभी भी नहीं सुधरा।
खुद के लिए बुढ़ा सुनकर ओम जी ने जमीन पर पटकते हुए कहा, तू बुढ़ा, मैं तो अभी भी जवान हूँ। ओम जी की बात सुनकर दिग्विजय जी हंसने लगे। वही दिग्विजय जी को हंसता देख ओम जी ने वसुधा जी को गले लगाकर प्यार से कहा, वसु, क्या मैं अभी भी जवान हूँ? वसुधा जी ओम जी के गाल पर किस करते हुए कहा, आप तो हमेशा मेरे लिए जवान ही रहोगे और मैं भी तो अभी जवान ही हूँ। वसुधा जी को ओम जी को किस करता देख बेचारे दिग्विजय का दिल दर्द करने लगा। अवनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? दिग्विजय जी ने कहा, मैं और वसुधा दोनों हम बेस्ट फ्रेंड थे। जब हम हाई स्कूल में थे तब ओम हमें मिला और ओम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गया। मैं बचपन से ही वसुधा को पसंद करता था पर बाद में ओम भी उसे पसंद करने लगा, पर ओम ने यह बात मुझे नहीं बताई, जबकि मैंने उसको बता दिया था कि मैं वसुधा को पसंद करता हूँ। पर इसने ये सुनने के बाद पहले वसुधा को प्रपोज कर दिया और वसुधा ने भी इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद हमारी दोस्ती खत्म हो गई। इतना कहकर उन्होंने घूरकर ओम जी को देखा। ओम जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हारे प्रपोज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वसुधा मुझे पसंद करती थी। वसुधा जी ने दोनों को घूरते हुए कहा, अब आप दोनों चुप हो जाइए, हम किस काम के लिए आए हैं और आप दोनों क्या कर रहे हैं? तभी दिग्विजय जी ने हैरानी से कहा, तुम पूरी फैमिली लेकर मेरे घर क्या कर रहे हो? तभी वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, पहले मुझे ये बताओ तुम गैंगस्टर कैसे बन गए? वसुधा जी की बात सुनकर दिग्विजय जी ने कहा, मैं पहले अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था पर मैंने अपनी एक गैंग शुरू की जो कि मेरे बिजनेस राइवल को मेरे बिजनेस को बर्बाद करने से रोके सेक, पर धीरे धीरे मेरा बिजनेस बंद हो गया और मेरा गैंग का कारोबार अच्छे से चले लगा। इसी तरह से मैं धीरे धीरे आदमी इकट्ठा करता गया और एक गैंगस्टर बन गया। ये सुनकर वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मतलब तुमने आज तक काफी मर्डर किए होंगे? वसुधा जी की बात सुनकर दिग्विजय जी ने एटीट्यूड से कहा, पूरे 50। ये सुनकर वसुधा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, पर तुमने बुरे लोगों को मारा ना सिर्फ? दिग्विजय जी ने कहा, भले ही मैं गैंगस्टर हूँ पर मैं बिना वजह किसी बेकसूर को नहीं मारता। ये सुनकर वसुध जी खुश हो गई। फिर उन्होंने एक्साइट होते हुए, तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? दिग्विजय जी ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, बताओ बताओ, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? ये सुनकर ओम जी ने कहा, हम तुझसे मिलने क्यों आएंगे? और हमें ये भी नहीं पता था कि यह तेरा घर है। ओम जी की बात सुनकर दिग्विजय जी ने उसे कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा तो अपनी जबान बंद करो। ओम जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरी बीवी से इस तरह से खुलेआम फ्लर्ट नहीं कर सकते, वह भी बुढ़ापे में। दिग्विजय जी ने कहा, बुढ़ा तू है, मैं नहीं। वही अवनी ने अपने हाथों में पकड़े चिप्स को मजे से खाते हुए सात्विक के कान में कहा, भाई मुझे तो लगता है हम अपने घर के टीवी का कनेक्शन काट देते हैं क्योंकि हमारे सामने जितना अच्छा और इंटरेस्टिंग शो चल रहा है वह हमें टीवी में नहीं देखने को मिलेगा। सात्विक ने भी अपना सर हिलाकर कहा, सही कह रही हो। अवनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, भाई कितना मजा आएगा ना? हमारे दादा दादी और होने वाली भाभी के दादाजी को कंपटीशन देने के लिए अभी भी एक बंदा है, मतलब हमारी दादी की डिमांड कितनी ज्यादा है भाई? सात्विक ने एक्साइटेड होते हुए कहा। सच में दोनों भाई बहन में मस्ती में लगे हुए थे और उनके बगल में बैठा साहिल छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठा हुआ था। साहिल ने मन ही मन कहा, यहाँ मेरी शादी की बात के लिए आए थे और उस चीज को छोड़कर ये लोग अपनी पुरानी कहानी सुनाने बैठ गए हैं। भगवान मेरी मदद करो, मैं क्या करूँ? मुझे मासूम की जिंदगी का यह इतना बड़ा दिन इन बुढ़ों की लव स्टोरी सुनकर खराब हो जाएगा। बेचारा साहिल मन ही मन अपने दादा दादी और अपनी जानेमन के दादाजी को कोस रहा था जो कि बुढ़ापे में जवानी के दिन याद कर रहे थे। तभी अर्नव जो कि साइड में बैठा हुआ था उसने पीहू की तरफ देखकर कहा, तू मुझे पहले बता कि तुम सब हमारे घर पर क्या कर रहे हो?
वहीं पीहू के बगल में बैठा अक्षय गुस्से भरी नजरों से अर्नव को देख रहा था, जो कि उसकी बीवी के बहुत पास खड़ा था, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वहीं पीहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हम मेरे देवर के लिए अनिका का हाथ मांगने आए हैं। वहीं ये सुनकर अर्नव ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें मेरी डायन बहन अपनी देवरानी बनाना चाहती हो? क्या तुम उसके बारे में नहीं जानती? पीहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, जानती हूँ, पर जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे सुनकर तुम हैरान, परेशान और बेहोश भी हो सकते हो। पीहू ने सस्पेंस क्रिएट करते हुए अर्नव से कह रही थी। अर्नव ने इरिटेटेड आवाज में कहा, देखो मुझे सही सही और सीधे सीधे बताओ कि क्या बात है? पीहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अनिका ने मेरे क्यूट प्यारे मासूम देवर साहिल की दिनदहाड़े क्लब में इज्जत लूट ली। वही पीहू की बात सुनकर अर्नव जोर से चीखा। उसके चीखने की आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। अर्नव ने चिल्लाकर कहा, क्या कहा तुमने? पीहू ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, पहले चिल्लाना बंद करो वरना मैं बहरी हो जाऊंगी, फिर मेरे क्यूट हबी का क्या होगा? इतना कहकर वह अक्षय के गले लग गई। अक्षय ने अर्नव को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बीवी को कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अर्नव हैरानी से अपने सामने खड़े नौटंकीबाज कपल को देख रहा था। उसने कहा, मैंने इतनी भी जोर से नहीं चिल्लाया कि यह बहरी हो जाएगी, पहले मुझे बताओ अभी अभी पीहू ने क्या कहा? अर्नव की बात सुनकर अर्नव की मां देविका जी ने कहा, क्या हुआ अर्नव? अर्नव ने कहा, पीहू कह रही है कि अनिका ने उसके देवर की इज्जत लूट ली। वहीं अर्नव की बात सुनकर ठाकुर फैमिली के तोते उड़ गए। तभी सबसे पहले देविका जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनका रोना सुनकर रजनी जी ने भी रोना शुरू कर दिया। उन दोनों को रोता देखकर अवनी ने सात्विक से कहा, भाई मुझे लगता है कि आज बाढ़ आ ही जाएगी। सात्विक ने कहा, देखते हैं बहना। वही देविका जी को रोता देख उनके पति अंशुमन जी ने कहा, क्या हुआ? देविका जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था आपकी बेटी बहुत बिगड़ गई है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब वह दिनदहाड़े लड़कों की इज्जत लूटने लगी है। भगवान क्या दिन दिखा रही है ये लड़की हमें। देविका जी की बात सुनकर अंशुमन जी ने हैरानी से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी बदतमीज नालायक नकचड़ी हो सकती है पर एक लड़के की इज्जत नहीं लूट सकती। तभी मौके पर चौका मारते हुए साहिल अपनी जगह से खड़ा हुआ और बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगा, मैं ही हूँ वह बदनसीब जिसकी इज्जत आपकी बेटी ने लूट ली। साहिल की बात सुनकर देविका जी ने रोते हुए कहा, बेटा मुझे नहीं पता कि मेरी नालायक बेटी ने ऐसा क्यों किया। तभी साहिल ने उन्हें बीच में रोते हुए कहा, सासू माँ अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, इसलिए आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। देविका जी ने रोते हुए अपना सार हिलाया। वही बेचारे दिग्विजय जी अपने बाल खींचते हुए मन ही मन कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने इतना कहा ही था कि वसुधा जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अब जो हो गया वह छोड़ो, हमें हमारे दोनों बच्चों की जल्दी शादी करवानी होगी। उन्होंने इतना कहा ही था कि उन्हें दरवाजे पर एक लड़की की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। सब ने पीछे पलटकर देखा। पीछे एक 5 फुट 5 इंच लंबी लड़की, दिखने में गोरी, उसकी आंखें ब्राउन थी, बाल कंधे तक लंबे और उसने कपड़े पहने हुए थे ब्लैक जीन्स टी शर्ट। वो बिल्कुल गैंगस्टर लुक दे रही थी। उसने अपने सामने इतने सारे लोगों को देखते हुए का, क्या कहा तुमने? इतना कहकर उसने गुस्से से घूरकर साहिल को देखा। वही साहिल अपनी जान को देखकर जैसे पागल हो गया था। वह बिना पल के झपकाए पागलों जैसे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। साहिल का रिएक्शन देखकर अवनी ने कहा, सात्विक भाई हमारा दूसरा छोकरा भी पड़ गया प्यार में। सात्विक ने कहा, सिर्फ पड़ा नहीं है, पागल हो गया है। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे की तरफ आंखें दिखाए और वापस नौटंकी देखने लगे। वही अनिका गुस्से से चलती हुई आगे आई। उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकालकर साहिल पर पॉइंट करते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ ड्रग के नशे में हुआ, पर तुम यहाँ मेरे घर तक आ गए, वह भी मेरे ही परिवार वालों से मेरी बुराई करने। अनिका के हाथों में गन देखकर जहाँ साहिल डरने लगा, वही वसुधा जी, कृपा जी और संगीता
संगीता जी एक्साइटेड हो गई, पीहू भी एक्साइटेड होकर सब देख रही थी। देविका जी ने गुस्से से अनिका को घूरते हुए कहा, तुम नालायक लड़की, तुमने दिनदहाड़े एक जवान लड़के की इज्जत लूट ली और अब उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती हो। अनिका ने अपनी मां को घूरते हुए कहा, आप पागल हैं मां, इज्जत लड़के की लुटती नहीं लड़की की लुटती है। देविका जी ने अनिका को घूरते हुए कहा, पर नालायक लड़की, तुमने ऐसा किया है, अब तुम्हें हमारे प्यारे से दामाद को अपनाना ही होगा। इतना कहकर उन्होंने साहिल को गले लगा लिया। वहीं देविका जी का रिएक्शन देखकर अंशुमन जी आगे आए। उन्होंने साहिल को उनसे दूर करके अपने गले लगाकर कहा, आप ऐसा नहीं कर सकती। देविका जी ने मुंह बनाकर कहा, वह हमारा होने वाला दामाद है। अनिका ने अपनी मां की बात सुनकर गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि मैं इस नमूने से शादी करूंगी। तभी वसुधा जी ने दिग्विजय जी की तरफ देखकर कहा, देखो दिग्विजय, तुम्हारी पोती ने मेरे पोते की इज्जत लूट ली, अब उसे शादी करनी ही होगी। दिग्विजय जी ने वसुधा जी की तरफ देखकर कहा, पर बात क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या कहूँ। साहिल ने जल्दी से उनके सामने जाकर कहा, दादाजी मैं बताता हूँ, उस दिन क्लब में अनिका को किसी ने ड्रग दिया था और इसने जबरदस्ती की मुझे अपने कमरे में खींचकर मेरा रेप किया। इतना कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। फिर उसने रोते हुए कहा, और दूसरे दिन उसने मुझे कहा कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो यह मुझे गोली मारकर उड़ा देगी। अब आप ही मुझे बताओ, हम अबला नरी क्यों खुद पर होने वाला अत्याचार सहे। आप भी एक आदमी है, आपकी भी फीलिंग थी, अगर कोई आपके साथ ऐसा करता तो आपका दिल कितना दुखता, बताइए। दादाजी, साहिल की बात सुनकर दिग्विजय जी ने अनिका को घूरते हुए कहा, तुम्हें साहिल से शादी करनी होगी। अनिका ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुझे इस नमूने से शादी नहीं करनी। साहिल ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जानेमन, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि घर वाले हैं राजी, तो फिर क्यों करें हम यहाँ पर करे बहसबाजी। उसकी बात सुनकर पीहू ने एक्साइटेड होकर कहा, साहिल एक और शेर बन गया। साहिल ने एक्साइटेड होकर पीहू की तरफ देखा और कहा, मेरा टैलेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोनों की बात सुनकर अक्षय ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। वही अनिका गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी को साहिल पर पॉइंट करते हुए कह रही थी, देखो मैं कह रही हूँ, तुम यहाँ से अभी के अभी निकलो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। तभी ठाकुर फैमिली के सभी लोग एक साथ कहने लगे, तुम्हें शादी करनी होगी। अनिका ने गुस्से से साहिल की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर अनिका बंदूक लेकर उसके पीछे पीछे भागने लगी। साहिल आगे आगे, अनिका पीछे पीछे। साहिल चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे मेरी जंगली जानेमन से बचाओ, और अनिका गुस्से से कहने लगी, आज मैं तुम्हारा काम तमाम करके रहूंगी। सभी लोग एक्साइटेड होकर उन दोनों को देख रहे थे। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई दी और पूरी मल्होत्रा फैमिली और ठाकुर फैमिली शॉक हो गई। ऑडियो बाय साकिल JX07। गोली चलने की आवाज सुनकर मल्होत्रा फैमिली और ठाकुर फैमिली हैरानी से उस तरफ देख रहे थे, जहां पर साहिल आंखें बड़ी बड़ी करके दोनों हाथ हवा में उठाकर हैरानी से अनिका को देख रहा था। अनिका ने बिल्कुल साहिल के जस्ट एक इंच साइड से गोली दीवार पर मारी थी। बेचारे साहिल का तो दिल ही धड़कना भूल गया था। ये देखकर अनिका ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब भी मुझसे शादी करनी है। बेचारे साहिल ने पहले अपना सर जोर जोर से ना में हिलाया, पर बाद में उसने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, जीना हो या मरना, जो भी हो तुम्हारे साथ ही होगा। जानेमन। साहिल की बात सुनकर देविका जी ने गुस्से से अनिका से कहा, नालायक लड़की, पहले तुमने इस मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा किया, अब इसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती। खबरदार, जो अगर तुमने इसे एक और गोली चलाई तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। देविका जी की बात सुनकर अंशुमन जी ने भी गुस्से से कहा, अनिका, पहले ही तुमने इसके साथ गलत किया है, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।
अनिका ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को और ज्यादा टाइट पकड़ते हुए कहा, आप सब पागल हो गए हो क्या? ये कहाँ से मासूम दिखाई दे रहा है? उसने इतना कहा ही था कि बेचारे साहिल ने मासूम सा चेहरा बनाकर सबक तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर दिग्विजय जी ने अनिका को घूरते हुए कहा, तुम्हें अब इससे शादी करनी ही होगी। इज्जत सिर्फ लड़की की नहीं होती, लड़के की भी होती है, और तुमने इसकी इज्जत लूटी है। अनिका का दिल अपना सर दीवार पर मारने का कर रहा था। उसके परिवार में कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। वही अर्नव मन ही मन काफी खुश हो रहा था। उसने मन ही मन का मतलब, अब हमारे घर से यह डायन हमेशा के लिए चली जाएगी। अर्नव के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अवनी ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, वैसे होने वाले भाभी के भाई, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? अवनी की कोहनी अर्नव के पेट में जोर से लगी। उसने घूरकर अवनी को देखा और कहा, तुम कौन हो? अवनी एटीट्यूड से कहा, तुम्हारे होने वाले जीजा जी की प्यारी और क्यूट बहन। अवनी की बात सुनकर अर्नव ने उसे ऊपर से नीचे तक घूमते हुए कहा, तुम कहीं से भी प्यारी और क्यूट नहीं लग रही हो। अर्नव की बात सुनकर अवनी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, हम तुम्हारे घर पर मेहमान हैं, तुम्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अर्नव ने कहा, बिन बुलाए मेहमान? अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, देखना एक दिन तुमसे अपनी इतनी खातिरदारी करवाऊंगी कि तुम्हारी कमर टूट जाएगी। अर्नव भी उसे एटीट्यूड से देखते हुए कहा, देखेंगे। दोनों की लड़ाई देखकर सात्विक ने कहा, कहीं इन दोनों की जोड़ी नहीं बन जाएगी। फिर उसने मन ही मन ये ख्याल झटका। वही अवनी ने चिल्लाकर कहा, दादाजी, मम्मी पापा, मुझे शादी नहीं करनी है, खास करके इस नमूने से तो बिल्कुल भी नहीं। अनिका की बात सुनकर वसुधा जी ने थोड़े गुस्से से कहा, देखो, हम काफी एक्साइटेड थे कि तुम हमारी बहू बनोगी, पर तुम इस तरह से बार बार मेरे पोते की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। माना कि वह थोड़ा पागल है, पर वो मेरा पोता है, उसमें टैलेंट भी कई सारे हैं और वो मल्होत्रा खानदान का बेटा है। अनिका ने वसुधा जी की तरफ देखकर कहा है, देखिए आंटी, उस दिन जो कुछ भी हुआ वह ड्रग के कारण हुआ, आप सब उसे इतना सीरियस मत लीजिए। अवनी की बात सुनकर साहिल ने रोते हुए कहा, दादी, देखा ये लड़की कितनी ज्यादा बुरी है। इसने मुझसे मेरी वर्जिनिटी छीन ली, मेरी इज्जत छीन ली। मैंने जो अपनी बीवी के लिए बचा कर रखी थी, मैंने उस दिन से कहा भी था कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया तो इसे मुझसे शादी करनी होगी, और उस दिन इसने हाँ भी कहा था। दादी, साहिल की बात सुनकर अनिका ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं ड्रग्स के नशे में थी। साहिल ने मुंह बनाकर कहा, पर मैं तो नहीं था, मैंने कितनी कोशिश की, पर इस जंगली लड़की ने मेरी इज्जत मेरी आंखों के सामने तार तार कर दी। इतना कहकर साहिल ने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। साहिल के आंसू देखकर दिग्विजय जी को याद आया कि कैसे वसुधा जी की शादी ओम जी के साथ हो जाने के बाद उनकी हालत कितनी खराब हो गई थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अनिका, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ साहिल से होगी। दिग्विजय जी ने ये सब इतने कठोर ऐसे में कहा था कि अनिका ने फिर कुछ नहीं कहा, पर वो गुस्से भरी नजरों से साहिल को देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, तुम्हारी कमर तो मैं तोड़कर रहूंगी, गधे कहीं के। वही साहिल ने मन ही मन कहा, अब मेरी जानेमन मेरी बीवी बन जाएगी। इतना सोचकर वो खुशी से नाचने लगा। तभी किसी की क्यूट सी आवाज उस जगह पर सुनाई थी। यह कोई और नहीं, कुहू थी, जिससे कितनी देर से सब लोगों ने इग्नोर किया था, इसलिए अब वो गुस्से से फूल गई थी। पर उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और सबकी तरफ देखकर कहा, अटेंशन एवरीवन। सबका ध्यान उस छोटी सी बच्ची पर गया जो इस वक्त किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। उसकी तरफ देखकर दिग्विजय जी ने मुस्कुरा कर कहा, आप कौन हो? वसुधा जी ने कहा, यह मेरी पर पोती है। दिग्विजय जी ने कहा, ये बहुत ज्यादा प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वसुधा जी ने कहा, बिल्कुल, हमारे परिवार के बच्चे ऐसे ही होते हैं। कुहू ने सबकी तरफ देखकर कहा, अभी अभी चाची शादी के लिए रेडी हुई है, पर चाची अभी भी गुस्से में है, हो सकता है कि कल वो कहीं दूर भाग जाए, इसलिए हम आज ही चाचा और चाची की सगाई कर देते हैं।
कुहू की बात सुनकर साहिल ने उसकी तरफ देखकर फ्लाइंग किस करते हुए कहा, तुम कितनी प्यारी हो कुहू। कुहू ने साहिल को घूरते हुए कहा, सुबह आप ही मुझे शैतान की बेटी कह रहे थे चाचू। साहिल ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मैं उदास था तब इस वजह से मेरे मुंह से ये सब निकल गया, वरना तुम तो किसी एंजल से कम नहीं हो। वही साहिल की बात सुनकर कुहू ने मुंह बनाकर कहा, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने एटीट्यूड से सबकी तरफ देखा कर अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, जल्दी से इनकी सगाई कराओ। कुहू की बात सुनकर सभी बड़ों को ऐसा लग रहा था जैसे सबसे बड़ी कुहू हो और बाकी सबसे छोटे। दिग्विजय जी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे कहा, और अभी कराने की क्या जरूरत है। कुहू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए ही सोफे पर खड़ी हो गई और सबको घूरते हुए कहा, इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान मेरे चाचू का हुआ है और मेरे चाचू की शादी कराना आप सबकी जिम्मेदारी है। क्या पता कल आप सब पलट जाओ, इसलिए सगाई करना जरूरी है। हमारे पास सबूत तो होगा कि यह मेरी होने वाली चाची है। इतना कहकर उसने अनिका की तरफ इशारा किया और फिर कहा, मेरे मासूम चाचू कल से लगातार रो रहे हैं। कुहू की बात सुनकर साहिल का दिल कर रहा था कि वह अपनी प्यारी भतीजी को ढेर सारी पप्पियां दें, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। वही अनिका गुस्से से चक्कर काट रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी बंदूक उठाकर सबको शूट कर दे। वही साहिल ने खुशी से चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ मेरी आज सगाई करा दो अनिका की। तभी सबको आवाज सुनाई दी, देखिए आप सब जबरदस्ती इस नमूने से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वह ठीक है और मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अनिका की बात सुनकर अर्नव बीच में कूद पड़ा। उसने अनिका को घूरते हुए कहा, नालायक लड़की, इस बेचारे मासूम लड़के की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने से पहले तुमने सोचा था जो अब शादी करने से पहले सोचना चाहती हो। अपने भाई की बात सुनकर अनिका ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम भाई हो या कसाई हो। अर्नव ने अपने दांत दिखा दिए। वही पीहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, शेर बन गया। अक्षय ने पीहू को घूर के देखा और कहा, लिटिल वाइफी तुम चुप रहो और यह बकवास बातें करना बंद करो। वही अर्नव की बात सुनकर देविका जी ने भी कहा, बिल्कुल सही कह रहा है तुम्हारा भाई, हम हमारे होने वाले दामाद के साथ इस तरह से अत्याचार नहीं होने देंगे। देविका जी को खुद का सपोर्ट करता देख साहिल ने अपने आंखों में आंसू लेकर उन्हें देखा और कहा, आप दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ है। देविका जी ने मुस्कुराते हुए साहिल को देखा और कहा, थैंक यू वेरी मच बेटा। तभी रजनी जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तो फिर हमें जल्दी से अंगूठियां लानी होगी। तभी कुहू बीच में ही को फिर से कूद पड़ी। उसने कहा, आप सभी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेबी के पास पहले से ही अंगूठियां हैं। कुहू की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। अपने सामने खड़ी छोटी सी बच्ची को देखा जो कि पहले से ही सभी तैयारियां कर चुकी थी। साहिल ने झट से उसे गोद में उठाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी मेरी कुहू बेबी है। कुहू ने साहिल को घूरते हुए कहा, चाचू आप अभी से इतना ज्यादा खुश मत होइए, आगे चलकर आपको पता चलेगा कि बेबी ने ऐसा क्यों किया है। वही कुहू बात सुनकर बेचारे साहिल का चेहरा उतर गया, पर वह इस बात से ही खुश था कि उसकी एक छोटी शैतान भतीजी उसकी सेटिंग करवाने में उसकी मदद कर रही है। वही बेचारी अनिका का दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी यहाँ से भाग जाए। तभी पीछे से दो लोग आए। उन दोनों की हमारी एज कुछ 25-26 साल होगी। दोनों लड़के हैंडसम थे। दोनों लड़कों ने गैंगस्टर की तरह ही कपड़े पहने हुए वह दोनों आकर अनिका के पास खड़े हो गए। ये देखकर साहिल के अंदर का प्रोटेक्टिव पति जाग गया और वह जल्दी से आकर अनिका के पास खड़ा हो गया। फिर उसने उन दोनों लड़कों को साइड में धकेल देते हुए कहा, हटो यहाँ से हटो। उन दो लड़कों ने घूरकर साहिल को देखा। तभी उनमें से एक लड़के ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और ऐसे पागलों जैसे बर्ताव क्यों कर रहे हो। साहिल ने उस लड़के को घूरते हुए कहा, तुम दोनों मेरी होने वाली बीवी के पास खड़े हो तो अब हटो यहाँ से। साहिल की बात सुनकर दोनों लड़कों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन लोगों ने हैरानी से एक साथ कहा, क्या
वहीं उन दोनों की बात सुनकर साहिल ने एटीट्यूड से कहा बिल्कुल। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम तरुण था वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, सच में, मतलब अनिका की शादी, अनिका शादी कर रही है। इतना कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगा। दूसरा लड़का जिसका नाम वरुण था, वह भी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी दोनों के सर पर एक एक एप्पल आकर लगा। दोनों ने पलटकर देखा तो पीछे उनकी मां रजनी जी हाथों में फलों की टोकरी लेकर गुस्से से दोनों को घूर रही थी। दोनों ने हंसते हुए कहा, मां क्या हुआ? रजनी जी ने एक और एप्पल दोनों के सर पर मारते हुए कहा, तुम नालायक लड़कों, साइड हटो, हमारे होने वाले दामाद जी हैं ये। अपनी मां की बात सुनकर वह दोनों यानी कि अर्नव और अनिका के चाचा चाची के लड़के तरुण और वरुण दोनों हैरान हो गए। दोनों ने एक साथ कहा, क्या अनिका की शादी? सच में? दोनों के सर पर जैसे बम गिर गया। तभी अवनी ने एक्साइटेड होते हुए उन दोनों को कहा, अरे तुम्हें पता है, तुम्हारी बहन ने मेरे भाई की इज्जत लूट ली थी, इसलिए हम आज शादी की बात करने के लिए तुम्हारे घर आए हैं। वहीं ये सुनकर दोनों भाइयों की आंखें गहरी हो गई। दोनों ने एक साथ कहा, मतलब उस दिन क्लब में तुम इसके साथ थी? इतना कहकर दो उन्होंने साहिल की तरफ इशारा किया। साहिल ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। तरुण ने हैरानी से कहा, मतलब अनिका की शादी अब इससे होने वाली है? दिग्विजय जी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बस करो ये तमाशा, काफी देर से तमाशा ही हो रहा है। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हम जल्दी से इन दोनों की शादी करा देते हैं। वहीं यह सुनकर अनिका ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, दादाजी प्लीज, मुझे इस नमूने से शादी नहीं करनी। अनिका की बात पूरी होते ही दिग्विजय जी ने गुस्से से कहा, तुमने इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, अब तुम्हें शादी करनी होगी। साहिल ने अपनी आंखों को और ज्यादा मासूम बनाकर दिग्विजय जी की तरफ देखकर कहा, आप सच में बहुत अच्छे हैं दादाजी, वरना अगर आपकी जगह कोई होता तो अपनी जिम्मेदारी लेने से मना करता, पर आप सब लोग सच में बहुत अच्छे हो। साहिल को इस तरह से मस्का लगाता देख अवनी ने एक्साइटेड होकर सात्विक के कान में कहा, भाई कुछ भी कहो, अपना भाई एक्टर बन सकता है। सात्विक ने भी अपनी गर्दन हिलाई। फिर अवनी ने कहा, क्या रो रहा है भाई? कल से अब तक अगर हमने इसके आंसुओं को जमा किया होता तो 1 से 2 बाल्टी आराम से भर जाती। मुझे लगता है हमें इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहिए कि हमारे भाई जितना रोना तो दूर की बात है, कोई इतना रोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सात्विक ने अपना सर हिलाकर कहा, तुम सही कह रही हो, हम एक बार इसका नाम जरूर लिखवा कर देखेंगे। दोनों भाई बहनों की खुसरूपुर साइड में खड़ा अर्नव सुन रहा था। उसने उन दोनों को ज्वाइन करते हुए कहा, मतलब सच में तुम्हारा भाई नाटक कर रहा है? अवनी ने कहा, इससे तुम्हें क्या? अर्नव ने उसे घूरते हुए कहा, अब वो मेरा होने वाला जीजा है तो मुझे उसे मतलब क्यों नहीं होगा? अवनी ने कहा, ठीक है, वैसे तुम्हारी बहन सच में गैंगस्टर है ना? अर्नव ने अवनी को घूरते हुए कहा, क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा उसका जंगलीपना? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी जंगली बहन तुम्हारे घर में हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे घर में तुम्हारी बहन से भी ज्यादा जंगली लोग रहते हैं तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अर्नव ने अवनी की बात सुनकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, मतलब तुम भी जंगली हो? अवनी ने अर्नव को घूरते हुए कहा, क्यों, मेरा जंगलीपना देखना चाहते हो? अर्नव ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, मुझे बिल्कुल किसी का जंगलीपना नहीं देखना। वहीं दिग्विजय जी ने रजनी जी और देविका जी से कहा, तैयारियां करो, हमें आज ही इन दोनों की सगाई करनी है। अनिका का दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी यहाँ से भाग जाए। उसने एक नज़र अपने दादाजी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों से उनसे रिक्वेस्ट करने लगी, पर दिग्विजय जी ने उसकी तरफ नहीं देखा।
कुछ देर बाद अवनी और साहिल दोनों जिस कपड़ों में थे उसी कपड़ों में सोफे पर बैठे हुए थे और देविका जी मुस्कुराते हुए दोनों को तिलक लगा रही थी। कुछ देर बाद सभी ने उनको तिलक लगाया और कोहू ने 2 अंगूठियां निकाली। ये 2 कपल रिंग्स थी जो कि काफी सुंदर थी। सब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती है, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी चीजें वह सोच कैसे सकती है। कुछ देर बाद साहिल ने खुशी से अनिका की उंगली में अंगूठी पहनाई। सभी लोगों ने तालियां बजाई और पीहू ने सीटियां मारी। अक्षय ने गुस्से से घूरकर उसे देखा और चुप कराया। पीहू ने मुंह बनाकर उसे देखा। अनिका गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी रिंग को घूर रही थी। साहिल ने अपना हाथ आगे करके कहा, पहनाओ पहनाओ। अनिका ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, भाग जाओ वरना एक बार मैंने तुम्हारी जिंदगी में एंट्री ले ली तो समझ लेना कि तुम्हारी कुंडली में शनि राहु केतु सबका दोष आ गया। साहिल ने खुशी से कहा, अगर तुम मेरे लिए शनि राहु केतु बनोगी तो भी मुझे चलेगा, बस अब तुम मुझे चाहिए। अनिका ने गुस्से से साहिल को घूरते हुए अंगूठी पहनाई। वही दोनों की रिंग सेट सेरेमनी होने के बाद सभी लोगों ने तालियां बजाई। पीहू और अवनी सोफे पर चढ़कर सीढ़ियां बजाने लगी। दोनों को देखकर अक्षय ने दोनों को गुस्से से खींचकर नीचे उतारा और पीहू को अपने सीने से चिपका कर कहा, यह पागलों जैसी हरकतें बंद करो बीवी। पीहू ने मुंह बनाकर कहा, अरे मेरे प्यारे देवर की सगाई हुई है और आप मुझे सिटी भी नहीं बजाने दे रहे हो। अक्षय ने घूरकर पीहू को देखा। वही कोहू ने एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, अभी तो आपकी बैंड बजनी बाकी है चाचू। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सगाई की रस्म खत्म हो गई थी। इस वक्त अनिका और साहिल एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। साहिल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और अनिका के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा। वो गुस्से से अपने साइड में बैठे साहिल को इस तरह से देख रही थी जैसे मौका मिलते ही वो उसका गला दबाकर मार दे। वही साहिल दांत दिखाकर उसके साथ बातें कर रहा था पर अनिका उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वहीं सोफे पर वसुधा जी, ओम जी और बाकी सभी लोग बैठे हुए थे। वसुधा जी और ओम जी के सामने दिग्विजय जी बैठे हुए थे। दिग्विजय जी बड़े प्यार से वसुधा जी से बातें कर रहे थे। वसुधा जी भी मुस्कुराते हुए उनकी बातों का जवाब दे रही थी और उनके बगल में बैठे ओम जी जलन से दोनों को घूर रहे थे। ओम जी के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर उनसे कुछ दूरी पर बैठी अवनी मजे से चिप्स खाते हुए अर्नव और सात्विक से चुगलियां कर रही थी। अब अर्नव भी उनकी गैंग में शामिल हो गया था। वही संगीता जी काफी एक्साइटेड होकर रजनी जी और देविका जी से उनकी गैंगस्टर लाइफ के बारे में पूछ रही थी, साथ में कृपा जी भी पूछ रही थी। वही अक्षय पीहू को एक कोने में लेकर उसे लगातार किस कर रहा था। पीहू लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। अक्षय एक हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसने पीहू के सर को पकड़ा हुआ था और उसके होठों पर लगातार किस कर रहा था। अक्षय काफी डोमिनेटिंग था जिस वजह से पीहू को अब दर्द हो रहा था। उसने अक्षय की तरफ देखा जो आंखें बंद करके उसे पैशनेटली किस कर रहा था। अब पीयू की सांसें उखड़ रही थी। उसने अपने दांतों को कसके अक्षय के होठों पर गड़ा दिया। पीहू के एक्शन के कारण अक्षय की पकड़ ढीली हो गई और उसने अपने होठों को पीहू के होठों से आजाद कर लिया। अक्षय के साइड में हटते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। वही अक्षय गुस्से भरी नजरों से उसे घूर रहा था। अक्षय की नजरों को खुद की तरफ इस तरह से देखता देखकर पीहू ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे सांस नहीं आ रही थी और आप मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने आपको काटा। अक्षय ने अपने होठों पर लगा खून साफ करते हुए कहा, मेरी क्यूट लिटिल वाइफी कब से जंगली बीवी बन गई। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अक्षय को घूरते हुए कहा, मैं हमेशा से ही ऐसी थी पर आप मुझे लिटिल लिटिल क्यों कहते हो, मैं बड़ी हो गई हूँ।
अक्षय ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों करती हो? पीहू ने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें अक्षय के गले में डालकर कहा, क्योंकि मुझे बुढ़ा पति मिला है तो मुझे उसके सामने बच्चा बनकर ही रहना होगा। इतना कहकर वह अपनी आंखों को बार बार झपकाने लगी। वहीं उसके सामने खड़े अक्षय का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने कसके पीहू के बालों को अपने हाथों से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने लाकर थोड़े गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें बुढ़ा लगता हूँ? अक्षय की एक्सप्रेशन देखकर पीहू को उसे तंग करने का दिल कर रहा था, इसलिए उसने मासूमियत से अपना सर हिलाया। की बात सुनकर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, घर चलो, फिर मैं तुम्हें आज बेड पर बताता हूँ कि मैं बुढ़ा हूँ या फिर जवान। अगर मैंने आज तुम्हारी कमर नहीं तोड़ी तो मेरा नाम भी अक्षय मल्होत्रा नहीं। इतना कहकर अक्षय ने झटके से पीहू को छोड़ा और उससे दूर चला गया। वहीं अक्षय की बात सुनकर बेचारी पीहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने मन ही मन खुद को डांटते हुए कहा, कहीं मैंने इन्हें ज्यादा गुस्सा तो नहीं दिला दिया? पहले से ही यह इतने वाइल्ड है, अगर उन्होंने ठान लिया तो फिर तो मेरी कमर टूट कर ही रहेगी। पीहू जल्दी से अक्षय के पीछे भागी, पर अक्षय सीधा जाकर बाकी आदमियों के साथ बैठ गया। उसने पीहू को पूरी तरह से इग्नोर किया। पीहू को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वह बार बार अक्षय से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर अक्षय उससे सच में नाराज हो गया था। वही साहिल अभी भी अपनी बेतुकी बातों से अनिका को पका रहा था। आखिर में अनिका चिल्लाते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने साहिल से कहा, अपनी बकवास बातें बंद करो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। उसके इस तरह से चिल्लाने के कारण सभी लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ गया। साहिल ने अनिका को घूरते हुए कहा, जानेमन, अगर तुम भी बात नहीं करोगी मैं भी बात नहीं करूंगा तो फिर हम दोनों क्या भजन करेंगे? साहिल की बात सुनकर देविका जी ने अनिका को घूरते हुए कहा, अनिका तुम क्यों मेरे प्यारे दामाद के पीछे पड़ी हुई हो? अनिका ने अपनी मां की तरफ देखकर गुस्से से कहा, मां, आज नए नए बने दामाद की कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं हो रही है? देविका जी ने एटीट्यूड से कहा, हमारा होने वाला इकलौता दामाद है तो खातिरदारी तो बनती है ना, क्यों पापा जी? इतना कहकर उन्होंने दिग्विजय जी की तरफ देखा। दिग्विजय जी ने सर हिलाकर कहा, बहू सही कह रही है। और अनिका, तुम थोड़ी तमीज से बात करो, तुम्हारा होने वाला पति है, हर समय तुम उसकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती। साहिल ने मासूम सा चेहरा बनाकर दिग्विजय जी की तरफ देखकर कहा, दादाजी मैं जानता हूँ अनिका थोड़ी सी सटकी हुई है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मेरे जैसे इंसान के साथ रहते रहते ये भी स्वीट बन जाएगी। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखा। अनिका ने मन ही मन कहा, लंगूर, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे सभी परिवार वालों को पटा लिया, पर मैं भी अनिका ठाकुर हूँ। तेरी कमर ना तोड़ी तो मेरा नाम भी अनिका नहीं। तू खुद शादी से मना करेगा? इतना कहकर उसने एक डेविल स्माइल साहिल को दे दी। साहिल ने मन ही मन कहा, साहिल बेटा, लगता है अब तेरा नाटक खत्म करके अपना असली रूप दिखाने का समय आ गया है। मेरी जानेमन, तुम मुझे नाजुक कली समझकर अंडर एस्टिमेट कर रही है, इसे अब मेरा डेविल ग्रुप दिखाना ही होगा। इतना कहकर साहिल मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए साहिल का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, साहिल बेबी। अनिका के इस अचानक से बदले व्यवहार के कारण सभी लोग हैरान हो गए। वही संगीता जी ने वसुधा जी से कहा, माँ, अचानक से क्या हुआ? कृपा जी ने कहा, दीदी मुझे लगता है हमारी गैंगस्टर बहू का हृदय परिवर्तन हुआ है। संगीता जी ने समोसे का बाइट लेते हुए कहा, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छा है। वहीं अनिका को इस तरह से पलटते एक देविका जी को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। वही अवनी ने सात्विक की तरफ देखा और कहा, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अर्नव ने कहा, दाल में काला नहीं, यहाँ पूरी दाल काली है। जरूर मेरी डायन बहन शादी तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करने के बारे में सोच रही हैं। तभी सबको अनिका अनिका मासूम सी आवाज सुनाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, आज ही मेरी सगाई हुई है और अभी तक मैं अपने होने वाले डार्लिंग के बारे में कुछ नहीं जानती।
वही अनिका के मुंह से अपने लिए डार्लिंग सुनकर साहिल तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। उसका दिल अभी यहाँ चूमने का कर रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और मन ही मन कहा, लगता है मेरी जानेमन मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी अनिका ने फिर से मीठी आवाज में कहा, दादाजी मैं जंगल जाने वाली थी शिकार के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे प्यारे होने वाले पति देव भी आए। क्यों आएंगे ना आप? इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर साहिल ने मन ही मन कहा, लगता है मेरी बीवी जंगली जानवरों से मेरा शिकार करवाना चाहती है। शायद अभी तक इसने मुझे जाना नहीं। साहिल ने हुई मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, दादाजी अगर अनिका ऐसा चाहती है तो मैं भी इसके साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। वही अर्नव ने टेंशन से कहा, लगता है ये तुम्हारे भाई का काम जंगल में जाकर तमाम करना चाहती है। अवनी एक्साइटेड होते हुए कहा, मतलब तुम्हारी बहन खुलेआम हम सबके सामने से मेरे भाई को लेकर जाएगी और उसका खून भी कर देगी? काफी खतरनाक गैंगस्टर हो तुम। फैमिली मेंबर्स को बता कर खून करते हो। अर्नव ने कहा, अरे मेरी माँ, यह मेरी बहन तुम्हारे भाई को शिकार के लिए लेकर जाएगी और उसके साथ कुछ करके वापस आएगी और फिर सबसे कहेगी कि किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया था और तुम्हारे भाई को लेकर गया। मुझे तो पक्का इस पर शक हो रहा है। अर्नव की बात सुनकर अवनी ने खुश होते हुए कहा, तो चलो ना हम भी चलते हैं ये लाइव शो देखने। अवनी की बात सुनकर सात्विक ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ काफी दिनों से हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए, इस चक्कर में हम घूम कर भी आ जाएंगे। वहीं दिग्विजय जी ने जैसे ही साहिल की बात सुनी उन्होंने कहा, ठीक है तुम जा सकती हो। तभी पीछे से 3 लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। हम तीनों भी सबने उस तरफ देखा जहां पर अवनी, अर्नव और सात्विक खड़े थे। उन तीनों को देखकर अनिका ने मन में कहा, इन तीनों को क्या जरूरत है मेरे साथ आने की? आज इस लंगूर को सबक सिखाना चाहती थी ताकि यह खुद ही शादी से मना करके भाग जाए, पर अब ये लोग मेरा प्लान खराब करने के लिए आना चाहते हैं। अनिका ने उन तीनों की तरफ देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम तीनों को आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए सिर्फ मेरे डार्लिंग के साथ जाना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए साहिल का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ देखा। साहिल ने मन ही मन हंसते हुए कहा, जानेमन शायद तुम साहिल मल्होत्रा को अभी तक पहचान ही नहीं, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे प्लान पर अभी पानी फिर देते हैं। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जानेमन मेरे भाई बहन और तुम्हारा भाई अगर हमारे साथ आना चाहता है तो हम आने देते हैं। अगर जंगल में तुम्हें मेरे साथ फिर से कुछ कर दिया तो? साहिल की बात सुनकर देविका जी ने बीच में कूदते हुए कहा, हाँ मेरा प्यारा दामाद बिल्कुल सही कह रहा है, इस नालायक लड़की का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकती है। अपनी माँ की बात सुनकर अनिका का दिल कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना सर फोड़े। उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ आप सच में मेरी माँ हो ना? क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? देविका जी ने उसे घूरते हुए कहा, पहले भरोसा था, पर जब से तूने मेरे प्यारे दामाद के साथ यह सब किया है अब मेरा तुझ पर कोई भरोसा नहीं रहा। इसलिए अगर तुझे जाना है तो तू इन तीनों को भी लेकर जाएगी। इतना कहकर उन्होंने नए तीनते गड़ा की जोड़ी की तरफ इशारा किया। वहीं अचानक से 2 लोगों ने चिल्लाकर कहा, हमें भी आना है। सबने पलटकर देखा जहां पर तरुण और वरुण खड़े थे। वह दोनों तो इतने फास्ट थे कि वह दोनों जल्दी से चेंज करके भी निकल आए थे। दोनों ने इस वक्त ब्लैक कलर के जीन्स और टी-शर्ट पहने हुए थे और उनके बाल में सीधे मैसे थे। दोनों काफी ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रहे थे। उन दोनों को देखकर अवनी ने सीटी मारते हुए कहा, ओए होए क्या लग रहे हो तुम दोनों एकदम पटाखा। अवनी की बात सुनकर दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए, क्योंकि आज से पहले वह दोनों ही ऐसी हरकतें लड़कियों के साथ करते थे, पर आज पहली बार किसी लड़की ने उनके साथ इस तरह से हरकत की थी। वही उन दोनों को शर्म आता देख अवनी जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, तुम दोनों किस तरह से शर्मा रहे हो? इतना कहकर वह फिर से हंसने लगी।
अवनी को फंसता देख उन दोनों ने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक किए और अवनी को घूरने लगे। तरुण ने अवनी की तरफ देखकर कहा, काफी बेशर्म लड़की हो तुम। अवनी, जो कि सोफे पर बैठकर चिप्स खा रही थी, तरुण की बात सुनकर जल्दी से सोफे से उतरकर एटीट्यूड से उसकी तरफ चलकर जाने लगी। उसकी चाल बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग लग रही थी, जिस वजह से बेचारे तरुण और वरुण दोनों को अजीब लग रहा था। अवनी जाकर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ में अभी भी चिप्स का पैकेट था। उसने उनमें से कई सारे चिप्स निकालकर अपने मुंह में भरे और अपने दांतों को जोर जोर से चबाते हुए उन्हें खाने लगी। तरुण और वरुण को ऐसा लग रहा था जैसे अवनी कह रही है कि ज्यादा बोला तो इन चिप्स की जगह तुम दोनों को खा जाऊंगी। चिप्स खा लेने के बाद अपनी ने गुस्से से दोनों को घूरते हुए कहा, मैं सिर्फ बेशर्म ही नहीं, बदतमीज, बदमाश और ब्यूटीफुल भी हूँ। इतना कहकर अवनी ने आए विंक की और पलटकर वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। अवनी की हरकत देखकर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ मुंह खोलकर देख रहे थे। वही बाकी सब उन दोनों की हालत देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ देर बाद बाहर एक बड़ी सी जीप खड़ी थी। ड्राइविंग सीट पर तरुण बैठा हुआ था और उसके बगल में वरुण और अर्नव, बाकी सब पीछे बैठे हुए थे। अनिका खुद ड्राइव करना चाहती थी पर साहिल ने जबरदस्ती उसे अपने साथ पीछे बिठाया था। जीप में खुली हवाएं चल रही थी और सभी लोग जंगल के लिए निकल गए थे। जंगल में इन लोगों का एक अड्डा था जहां पर इनके घोड़े रखे हुए थे। वो सब लोग घोड़ों पर ही बैठकर शिकार के लिए निकलने वाले थे। अवनी एक्साइटेड होकर सब कुछ देख रही थी। अवनी के बगल में सात्विक बैठा हुआ था, वह भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहा था। वही साहिल लगातार अनिका को पागल आशिक की तरह घूर रहा था, जिस वजह से अनिका काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। पर साहिल उसके हाथ को कस के पकड़कर बैठा हुआ था। अनिका जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठी हुई थी। उसने एक नज़र साहिल के हाथ की तरफ देखा जिसे उसने कस के पकड़ा हुआ था। साहिल ने मन ही मन कहा, मुझे पता है जाने मन तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम अभी मेरी जान ले लो, पर तुम्हें तो इतना परेशान करके रहूंगा कि तुम खुद सोचो कि तुमने साहिल मल्होत्रा से पंगा क्यों लिया। चुपचाप मान जाती शादी के लिए, पर नहीं, तुम्हें तो नाटक शादी तुड़वाने के लिए नाटक करने हैं। अब तुम भी देखो कि कैसे तुम मुझसे बचती हो। अनिका ने गुस्से से साहिल को घूरते हुए मन में कहा, एक बार जंगल चल लंगूर, तुझे शिकार ना बनाया तो मेरा नाम भी अनिका नहीं। वही अवनी ने धीरे से सात्विक के कान में कहा, भाई मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मुझे देखना है कि हमारी गैंगस्टर भाभी ने हमारे भाई के लिए क्या क्या प्लान बनाया है। वही पीहू, अक्षय, वसुधा जी, संगीता जी, कृपा जी, करण जी, संजय जी, ओम जी अभी भी ठाकुर मेंशन में थे। पीहू बेचारी का गुस्से से मुंह फुला हुआ था क्योंकि वह भी जंगल ट्रिप के लिए इन सभी के साथ जाना चाहती थी, पर अक्षय ने उसे जाने नहीं दिया। कुहू का भी यही हाल था। दोनों माँ बेटी किसी दुखियारी बहू की तरह सोफे पर चुपचाप हाथों पर चेहरा टिकाकर बैठी हुई थी। उन दोनों के एक्सप्रेशन इस वक्त काफी क्यूट थे, जिसे देखकर अक्षय के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। वहीं दिग्विजय जी अभी भी वसुधा जी से लगातार बातें कर रहे थे। अब ओम जी काफी ज्यादा चढ़ गए थे। ओम जी गुस्से से कुछ कहने ही वाले थे कि वसुधा जी का फोन बजा। उन्होंने अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को पढ़ा और उनकी आंखें खुशी से चमक गई। उन्होंने जल्दी से फोन उठाया और कहा, दीदी आपने कितने दिनों बाद फोन किया। उधर से किसी औरत की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, वसुधा तूने अपने एक पोते की शादी भी करा दी और मुझे बताया भी नहीं। अपनी बहन की बात सुनकर वसुधा जी ने थोड़े डरते हुए कहा, दीदी वह सब बहुत ज्यादा जल्दी में हो गया। उधर से गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, मैं कल आ रही हूँ, तैयार रहना। तुम सब अपनी पनिशमेंट के लिए मुझे शादी में नहीं बुलाया और आज तुमने अपने दूसरे पोते की सगाई भी करा दी, फिर भी मुझे नहीं बुलाया। वसुधा जी ने थोड़ा डरते हुए कहा, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, ये भी बहुत ज्यादा जल्दी में हो गया। उधर से किसी ने कहा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, तुम सब कल के लिए तैयार रहो। इतना कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया।
वही वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी, संगीता जी, कृपा जी, करण जी, संजय जी सब लोग समझ गए कि कौन आने वाला है। तभी संगीता जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, माँ क्या दीदा का फोन था? वसुधा जी ने अपना सर हिलाया। संगीता जी ने एक्साइटेड होकर कृपा जी को गले लगाकर कहा, मतलब कल से हमारे घर में और ज्यादा नई नई एंटरटेनमेंट की चीजें होंगी। कृपा जी ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, दीदी कल से डेली शो बंद। वही ओम जी ने मन में कहा, मंत्रा आ रही है, हे भगवान अब मैं क्या करूं। करण जी और संजय जी ने एक दूसरे की तरफ देखकर धीरे से कहा, भाई डायन मासी आ रही हैं, हम क्या करें। संजय जी ने कहा, कल से मैं ओवरटाइम करूंगा, ऑफिस में रहूंगा। करण जी ने कहा, मैं तो रात को भी वही सो जाऊंगा। वसुधा जी ने उदास सा चेहरा बनाकर संगीता जी से कहा, पर दीदी गुस्सा है क्योंकि हमने उन्हें अक्षय की शादी में नहीं बुलाया और अभी साहिल की सगाई में भी नहीं बुलाया। उन्होंने कहा है कि कल वह आते ही हम सबको पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट का नाम सुनकर बेचारे ओम जी, करण जी और संजय जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। संजय जी ने डरते हुए ओम जी के कान में कहा, पापा इस बार कौन सी अजीब पनिशमेंट देंगे? पिछली बार की पनिशमेंट याद करते ही मुझे अभी भी डर लग रहा है। ओम जी ने अपनी थूक गटकते हुए कहा, बेटा तेरी छोड़ मेरी पनिशमेंट अगर तुझे याद हो तो। ओम जी की बात सुनकर संजय जी ने कहा, मुझे याद मत दिलाओ, मुझे अभी भी डर लगता है। वही संगीता जी और कृपा जी ने मुंह बनाकर कहा, मतलब इस बार भी पहले हमारी धुलाई होगी बाद में कुटाई। वही पीहू सबकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से अक्षय की तरफ देखा जिसका चेहरा दीदा की आने की खबर सुनकर काला पड़ गया था। उसने मन ही मन कहा, पिछले जन्म में तो दीदा नहीं आई थी, हालांकि वह आने वाली थी पर उससे पहले ही वह हादसा हो गया था, मतलब इस बार मैं पहली बार दीदा को देखूंगी। पीयू ने एक्साइटेड होकर कहा। ऑडियो बाय साकिल JX07। जंगल में अनिका और बाकी सब पहुंच चुके थे। उन्हें वहां पर एक कैंप दिखाई दिया जो कि बिल्कुल जंगल के बाहर ही बना हुआ था, पर वह इस तरह से बना हुआ था कि कोई आसानी से देख नहीं सकता था। सब लोग उसके आपके अंदर चले गए। वहां पर कुछ 10 से 12 बॉडीगार्ड थे और कई सारे हथियार, आसपास घोड़े भी मौजूद थे। अनिका ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर हम जंगल में आ ही गए हैं तो शिकार पर चलने की जगह हम सब एक जंगल ट्रिप पर ही चलते हैं। अनिका की बात सुनकर अर्नव ने उसे घूरते हुए कहा, प्यारी बहना मुझे तुम पर शक हो रहा है। अनिका ने गुस्से से अर्नव से कहा, क्योंकि तुम्हारा स्क्रू ढीला है। फिर उसने मुस्कुराते हुए साहिल की तरफ देखकर कहा, डार्लिंग तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना? इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए साहिल को देखने लगी। साहिल ने मन ही मन कहा, बकरा हलाल करने से पहले उसे बहुत खुश करना चाहती हो जाने मन। फिर उसने मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखकर कहा, तुम सही कह रही हो जाने मन, हमें जंगल में ऐसे ही घूमने के लिए चलना चाहिए। साहिल की हाँ मिलते ही अनिका ने अर्नव को घूरते हुए कहा, देखो अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, पर हम दोनों तो जा रहे हैं, है ना डार्लिंग? अवनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मैं भी आ रही हूँ। अवनी की बात सुनकर सात्विक ने कहा, मैं भी आ रहा हूँ। अनिका ने दोनों को देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम दोनों हम दोनों के साथ आकर क्या करोगे? मैं अपनी डार्लिंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अकेली जाना चाहती हूँ। अनिका की बात सुनकर अवनी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी गैंगस्टर भाभी, हमें अभी आप पर यकीन नहीं है। वैसे भी आपके तेवर जो कुछ मिनटों में ही बदले, उस वजह से मुझे आप पर शक हो रहा है। कहीं आप मेरे भाई को जंगल में ले जाकर मारना तो नहीं चाहती ना? इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अवनी की बात सुनकर अनिका ने गुस्से से अपने दांतों को आपस में दबाकर शांत लहजे में कहा, अरे मेरी प्यारी होने वाली नंद, तुम इस तरह से अपनी प्यारी भाभी पर कैसे शक कर सकती हो? वही साहिल ने मन ही मन कहा, अरे मैं तो इस नालायक बहन समझता था, पर इसे तो मेरी कदर है। प्यारी बहना, थैंक यू वेरी मच।
तभी अवनी ने अपने दांत दिखाकर कहा, अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तो आपकी चिंता है। आपको शायद पता नहीं मेरा भाई जानवरों की आवाज और भूतों से कितना डरता है। अगर उसे डर लगा तो वह सच में आपकी कमर पर चढ़ जाएगा, फिर आपको इसे छोटे बच्चों की तरह उठाकर लाना होगा, जिसकी वजह से आपकी कमर तो टूट ही जाएगी। यकीन मानिए, बचपन से जानती हूँ मेरा भाई किसी पागल से कम नहीं है। इतना कहकर अवनी मुस्कुराने लगी। वही बेचारे साहिल का तो चेहरा काला पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, मैं इसकी तारीफ कर रहा था और यह मेरे बारे में ये सब मेरी जानेमन को कहकर मेरी इंसल्ट कर रही है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं अवनी की बच्ची। तभी अर्नव, तरुण और वरुण ने कहा, हम तीनों भी आ रहे हैं। अनिका ने गुस्से से सबको घूरते हुए कहा, सब चलो मेरे ऊपर बैठकर। कुछ देर बाद 6 लोग यानी कि अनिका, अवनी, अर्नव, साहिल, सात्विक, वरुण हाथ में टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जंगल के बीच चलने लगे। साहिल ने जबरदस्ती अनिका का हाथ पकड़ा हुआ था, वही अवनी ने सात्विक का एक हाथ और अर्नव का एक हाथ। तरुण और वरुण मजे से चल रहे थे। सभी लोगों के कंधे पर एक एक बैग थी जिसमें उनकी जरूरत का सामान था। इस वक्त दोपहर के 3 बजे बज रहे थे। सब लोग कैंप के लिए एक्साइटेड थे। अनिका ने मन ही मन कहा, अब इस लंगूर को मैं सबक कैसे सिखाऊं, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं इतना डराऊंगी कि खुद ही मुझसे दूर भागेगा। इतना सोचकर अनिका ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने साइड में चल रहे साहिल की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर साहिल ने मन ही मन हंसते हुए कहा, जानेमन, आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा होने वाला पति कितना खतरनाक है। इतना सोचकर वह भी मन ही मन मुस्कुराने लगा। उन दोनों की हरकतें देखकर अवनी ने अपने अगल बगल में देखकर कहा, ये दोनों जरूर कोई नया कांड करने वाले हैं। अवनी की बात सुनकर सात्विक और अर्नव ने अपना सर हिलाया। वही तरुण और वरुण इन पांचों के बॉडीगार्ड की तरह साइड साइड से चल रहे थे, इन सबको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठाकुर सदन। दीदा की आने की खबर सुनकर मल्होत्रा फैमिली के सभी आदमी सदमे में चले गए थे। वही औरतें खुश नजर आ रही थी, पीहू भी काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। तभी ओम जी ने थोड़े गुस्से से वसुधा जी से कहा, वसुधा, अब हमें चलना चाहिए। वो इस बात से गुस्सा थे कि वसुधा जी लगातार दिग्विजय जी के पास बैठकर उनसे बातें कर रही थी। वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए दिग्विजय जी की तरफ देखकर कहा, अब हम चलते हैं दिग्विजय, हम जल्दी ही हमारे बच्चों की शादी की बात तय करने आएंगे, क्योंकि अब हमें हमारे तीसरे पोते के लिए भी बहू ढूंढनी है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम हमारे सभी बच्चों की शादी करवा देना चाहते हैं। वसुधा जी की बात सुनकर दिग्विजय जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने उदास आवाज में कहा, पर वसुधा, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? वसुधा जी कुछ कहती इससे पहले ही ओम जी ने दिग्विजय जी को घूरते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे घर पर हम लोग डांस करें या फिर यहाँ पर डेरा जमा कर बैठ जाए? दिग्विजय जी ने ओम जी से घूरते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने घर में तुम्हें देखना चाहता हूं? मैं सिर्फ वसुधा की बात कर रहा था। दिग्विजय जी की बात सुनकर ओम जी ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में किसी और की बीवी पर गंदी नजर डालते हुए? दिग्विजय जी ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा, ओम, तुम किस बात को कहां लेकर जा रहे हो? माना कि मैं वसुधा को कॉलेज के टाइम में पसंद करता था, पर अब काफी समय बीत चुका है, 50 साल हो चुके हैं। 50 साल में बहुत कुछ बदलता है, पर वसुधा अभी भी मेरे लिए मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है, जो कि तुम्हारी वजह से दूर हो गई थी। इतने सालों बाद हम दोनों मिले, तो क्या हम दोनों प्यार से बातें भी नहीं कर सकते? इतना कहकर उन्होंने वसुधा जी की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाया। वसुधा जी ने ओम जी की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, ओम, यह आप क्या कर रहे हैं? दिग्विजय तो बस इतने दिनों के बाद मिलने की वजह से इतना इमोशनल हो गया, वैसे भी हम दोनों बचपन से साथ खेले थे। वही ओम जी को डांट पड़ता देख दिग्विजय जी ने एक आंख दबाकर ओम जी को देखा। दिग्विजय जी की हरकतें देखकर ओम जी ने गुस्से से कहा, ये बुढ़ा अभी भी मेरी बीवी के पीछे पड़ा है, बस उसके सामने अच्छा होने का नाटक कर रहा है, पर तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
वही पीहू एक्साइटेड होते हुए इन ओल्ड पीपल का लव ट्रायंगल देख रही थी। उसके साथ उसकी शैतान बेटी भी उसकी गोद में बैठकर बुढ़े बुढ़े का प्यार देख रही थी। उसने धीरे से अपनी मम्मा के कान में कहा, मम्मा क्या बड़े दादू के लव राइवल बड़ी दादी के पीछे पड़ गए हैं? अपनी बेटी की बात सुनकर पीयू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, बेबी इस बारे में तो अभी हम श्योर नहीं है, पर देखना हमें काफी एंटरटेन करने के लिए लोग हैं हमारे घर में, और जहां तक मुझे लग रहा है जल्दी ही यह बुढ़े दादू हमारी दादी को पटाने की कोशिश करेंगे और हमें देखने को मिलेगा कि हमारे दादू किस तरह से अपनी बीवी को बचाते हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने सामने चल रहे सीन को देखने लगी। कुहू ने एक्साइटेड होकर अपनी बड़ी दादी, बड़े दादाजी और उनके लव राइवल को देख रही थी। अक्षय घूर कर दोनों माँ बेटी की बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन कहा, दोनों की दोनों एक नंबर की शैतान है। इतना सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद मल्होत्रा परिवार राठौड़ सदन से निकलने के लिए खड़ा हुआ। सब लोग इस वक्त सदन के बाहर खड़े गाड़ी में बैठने वाले थे। दिग्विजय जी ने बहुत प्यार भरे लहजे में वसुधा जी को देखकर कहा, वसुधा आती रहना, ये तुम्हारा ही घर है। दिग्विजय जी की बात सुनकर ओम जी ने गुस्से से कहा, मेरी वसुधा को तुम्हारे घर को अपना समझने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैंने बहुत बड़ा घर बनाकर रखा है। अगर देखना चाहते हो तो एक बार हमारे घर पर आकर जरूर देखना। ओम जी की बात सुनकर दिग्विजय ने ओम जी को गुस्से से घूर कर देखा। वही वसुधा जी ने दिग्विजय जी की तरफ देखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आती रहूंगी। फिर उन्होंने ओम जी की तरफ देखकर कहा, ओम यह आप क्या कर रहे हैं? वह मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। ओम जी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, तो तुम बेस्ट फ्रेंड के लिए अपने पति के साथ झगड़ा करोगी? ये तो वही बात हुई जो आजकल की लड़कियां करती है, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है। पर मैं तो तुम्हारा पति हूँ। वसुधा जी ने ओम जी को घूरते हुए कहा, आप घर चलिए, आप आज कुछ ज्यादा ही अपना दिमाग चला चुके हैं। ओम जी का मुंह उतर गया। वहीं दिग्विजय जी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आंखें विंक करते हुए उनको देखा। ओम जी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, बुढ़े तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गए। वही पीहू काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी, क्योंकि उसने जब से सुना था कि दीदा आ रही है, उसे पिछले जन्म की बातें याद आ रही थी, जब उसे दीदा के बारे में संगीता जी ने बताया था कि दीदा वसुधा जी की बड़ी बहन है, जो कि उनकी जुड़वा बहन है। दीदा का नाम यशोदा था, जो कि वसुधा जी से 5 मिनट बड़ी थी, पर इस बात का वह काफी ज्यादा फायदा उठाती थी। वसुधा जी भी उन्हें बहुत प्यार करती थी, इस वजह से उनकी सारी बातें मानती थी। यशोदा जी काफी शैतानी और बचकानी हरकतें करती थी, पर अगर उन्होंने किसी चीज की जिद पकड़ ली तो फिर वह किसी की नहीं सुनती थी। पीहू यही सोचकर एक्साइटेड हो रही थी, दीदा आने के बाद कितना मजा आएगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसके साथ इस वक्त कुहू गोद में बैठी हुई थी और अक्षत कार ड्राइव कर रहा था। उसने अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने गुस्से से फोन पर पकड़ करते हुए कहा, ये कमीना क्यों मुझे फोन कर रहा है? हॉस्पिटल के बाद एक बार भी उसने इस इंसान को नहीं देखा था। उसके फोन पर विशाल का कॉल आ रहा था। यह वही इंसान था जो हमेशा से उसे मोटिवेट करता था। बचपन में जब उसके साथ कोई नहीं रहता था, तब यह इंसान उसे सपोर्ट करता था, पर पिछली बार जो उसने उसके साथ किया था, उसके बाद पीहू के दिल में सिर्फ और सिर्फ विशाल के लिए नफरत थी। वही अक्षय जो कार ड्राइव कर रहा था, जैसे ही उसने पीहू के एक्सप्रेशन नोटिस किए, उसे समझ आ गया कि जरूर यह विशाल या फिर माया का फोन होगा, क्योंकि दुनिया में पीहू सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से करती थी तो वह विशाल और माया। पर अक्षय ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त कुहू उनके पास थी। कुछ देर बाद वह लोग मल्होत्रा मेंशन के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही पीहू गाड़ी से उतरने को हुई, तब अक्षय ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। पीहू ने अपना सर हिलाया। अक्षय सीधा ऑफिस के लिए निकल गया।
और पीहू कुहू को लेकर घर के अंदर आ गई। कुहू ध्यान हॉल में बैठे ब्रूजो पर गया। उसे देखकर कुहू की आंखें चमकने लगी। वह दौड़ते हुए सीधा जाकर ब्रूजो के ऊपर बैठ गई। ब्रूजो ने कुहू को देखा। उसने गुस्से से अपना मुंह फुला लिया। ये देखकर ने कुहू उसके बाल खींचते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ब्रूजो ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। पीहू मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की हरकतें देख रही थी। पीहू इसी तरह से ब्रूजो को कुहू के साथ खेलता देखकर ऊपर चली गई। कुहू ने ब्रूजो को मना लिया था। पीहू जैसे ही कमरे में पहुंची उसका मोबाइल फिर से बजा। फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखकर उसने गहरी सांस लेकर मोबाइल उठाया। उधर से एक लड़के की अट्रैक्टिव आवाज सुनाई दी। उसने प्यार भरी आवाज में कहा, पीहू कहाँ हो तुम? कितने दिनों से मैं तुम्हें फोन कर रहा था पर तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? उस लड़के की आवाज सुनकर पीहू की आंखें गुस्से से लाल हो गई। यह वही इंसान था जिसके लिए पिछले जन्म में उसने अक्षय को इग्नोर किया था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए कहा, विशाल वह मैं कुछ बिजी थी, क्या हुआ? विशाल ने गंभीरता के साथ कहा, मुझे माया से पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, क्या ये सच है? पीयू ने उदासी भरी आवाज में कहा, वह मेरे दादाजी ने मेरी जबरदस्ती शादी कराई है। पीहू की बात सुनकर विशाल जो कि फोन पर बात कर रहा था अचानक से उसकी आवाज में खुशी झलकने लगी। उसने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, मतलब तुम उससे प्यार नहीं करती? पीहू ने अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए कहा, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। विशाल पीहू की बात सुनकर विशाल के कानों में जैसे मिस्ट्री घुल गई। विशाल ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पीहू, पर आज तक तुम्हें नहीं कह पाया। पर अब जब तुमने कह दिया है तो मैं भी अपने प्यार को छुपाकर नहीं रखना चाहता। मुझे लगा था कि अगर मैंने तुम्हें इजहार किया तो तुम मेरी दोस्ती भी तोड़ दोगी, इस वजह से मैं डरता था। वही विशाल की बात सुनकर पीयू ने मन ही मन कहा, इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए, एक्टिंग का जबरदस्त करता है। फिर उसने अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए कहा, बेबी क्या बात थी, तुमने मुझे फोन किया? पीहू के मुंह से बेबी सुनकर विशाल ने खुश होते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं? पीहू ने कहा, ठीक है हम कल मिलेंगे, मैं तुम्हें जगह बता दूंगी। कुछ देर तक इसी तरह से बात करने के बाद विशाल ने फोन रख दिया। विशाल का फोन कट होते पीहू ने ही गहरी सांस ली, और अब तुम्हारी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों की शुरुआत होगी। जितनी ज्यादा मैं तड़पी हूँ उससे ज्यादा तुम्हें तड़पाऊंगी। किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना कितनी बुरी बात होती है ये तुम्हें तब समझ में आएगा। उसने मन ही मन कहा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ बाथरूम में चली गई। वही केबिन में बैठा अक्षय जो सीसीटीवी फुटेज से पीहू की सारी बातें सुन रहा था, उसकी आंखें गुस्से से इस वक्त लाल थी। उसने मन ही मन का, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बीवी। पिछली बार की बात भले ही मैं भूल गया था पर इस बार ऐसा नहीं होगा। सोचा था तुम्हें एक और मौका दूंगा पर इस बार नहीं। पिछली बार तुम्हारी गलती की वजह से हम सबकी जान गई थी पर अब नहीं। इतना कहकर उसने गुस्से से दीवार पर एक पंच मारा। अक्षय के हाथों से खून निकलने लगा पर अक्षय के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। जंगल में इस वक्त शाम के 5 बजे बज गए थे। घना जंगल होने के वजह से अंधेरा भी हो गया था। अब अवनी को डर लग रहा था। उसने कस के अर्नव और सात्विक का हाथ पकड़ा हुआ था। वही साहिल और अनिका चलते चलते काफी आगे निकल गए थे। सब लोग आपस में अलग अलग हो गए थे। इस वक्त साहिल अनिका अलग हो गए थे और तरुण वरुण अलग। ये सब ज्यादा तेज चलने के कारण और ज्यादा धीरे चलने के कारण हुआ था। अनिका और साहिल एक दूसरे की तरफ गुस्से और प्यार से देखते देखते कब इतने आगे निकल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। यही हाल तरुण और वरुण का था। दोनों भाई थकने के कारण पीछे बैठ गए थे और बाकी लोगों का उन पर ध्यान नहीं था, इसलिए वह भी छूट गए थे। और बीच में चलने वाली हमारी तीन तिगड़ा अभी कहाँ जा रही थी उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि अवनी ने साइड में खड़े दोनों लड़कों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि अब वो दोनों अवनी को कहीं भी छोड़कर जाना चाहते थे।
साहिल और अनिका इस वक्त काफी ज्यादा अंदर आ गए थे। साहिल अभी भी बिना पल के झपकाए अनिका को ही देख रहा था। अनिका ने गुस्से से आसपास देखते हुए कहा, तुम क्यों पागलों की तरह मुझे घूर रहे हो? देखो हमारे आसपास हम घने जंगलों के बीच पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम किसी का डिनर बन जाएं? नहीं ना, तो फिर चलो कहीं। अनिका लगातार साहिल से कुछ ना कुछ कह रही थी, इस बात से अनजान कि साहिल का ध्यान तो उसके हिलते हुए गुलाबी होठों पर है। साहिल का गला अनिका के गुलाबी होठों को देखकर सूख रहा था, इसलिए उसने बिना देरी किए अनिका को कस के अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे लगातार चूमने लगा। अनिका तो साहिल के एक्शन से हैरान हो गई। उसने साहिल को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर साहिल की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। उसने एक लात साहिल के पैरों के बीच मारना चाहा, पर साहिल ने अपने पैरों से उसकी लात को भी रोक दिया। अनिका हैरानी से इस इंसान को देख रही थी जो किसी भूखे भेड़िए की तरह उसके होठों को चूम रहा था। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। रात का समय, मल्होत्रा मेंशन। सब लोग डिनर टेबल पर अक्षय का इंतजार कर रहे थे। तभी वसुधा जी ने गुस्से से कहा, यह नालायक लड़का शादी के बाद भी नहीं सुधरा। अब तो इसकी शादी हो गई है, हमारे लिए ना सही मेरी प्यारी बहू के लिए ही जल्दी आ जाता, पर नहीं, इसे काम के अलावा कुछ नहीं सोचता। वसुधा जी गुस्से से अक्षय की बुराई करते हुए कहने लगी। वसुधा जी की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए नहीं आए, वरना जल्दी आ जाते। वसुधा जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम तो इस नालायक की साइड लो ही मत बच्चे, और मेरी बात मानो, इसे अच्छे से अपने पल्लू से बांध के रखना, वरना ये नालायक ऑफिस को ही अपना ससुराल बना ले। उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी दरवाजे से अक्षय अंदर आया। इस वक्त उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वह बिना किसी की तरफ देखे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी वसुधा जी ने कहा, अक्षय ने बिना पीछे पलटे कहा, दादी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह सीधा ऊपर चला गया। पीहू को काफी अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी जब अक्षय उसके सामने आता था तब अक्षय उसे मुस्कुराते हुए देखता था, पर आज अक्षय ने एक नजर उसे देखा भी नहीं। पीहू ने मन ही मन कहा, अक्षय को क्या हो गया है? उसने सोचा कि शायद अक्षु को कोई काम का प्रेशर होगा, इसलिए वह इस तरह से बिहेव कर रहा है। कुछ देर बाद सब लोगों का डिनर हो गया। पीहू मुस्कुराते हुए डिनर की थाली लेकर कमरे में चली गई। उसने पहले ही कुहू को अच्छे से उसके कमरे में सुला दिया था। पीहू जैसे ही कमरे में पहुंची, कमरे की हालत देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि अक्षय कमरे में नहीं था, पर कमरे में हर जगह सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। उसने कहा कि अक्षय कहाँ है? तभी उसकी नज़र बालकनी में खड़े अक्षय पर गई। अक्षय शर्टलेस था, उसने सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था, उसके हाथ में सिगरेट थी और वह अपनी लाल आंखों से लगातार चांद को देख रहा था। पीहू ने मुस्कुराते हुए खाने की प्लेट टेबल पर रखी और अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो बालकनी में पहुंची, वहां पर धुआं ही धुआं था। उसने हंसते हुए कहा, अक्षु आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कितनी देर से सिगरेट पी रहे हैं? ये गलत बात होती है अक्षु। इतना कहकर पीहू मुस्कुराते हुए अक्षय के पास आई। उसने अक्षय के हाथ से सिगरेट लेने की कोशिश की तो अक्षय ने अपना हाथ पीछे खींचकर अपनी लाल आंखों से पीहू को देखा। उसकी लाल आंखें देखकर यह एक पल के लिए पीहू डर गई, फिर उसमें खुद को संभाल कर कहा, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अक्षय ने बेरुखी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। अक्षय की आवाज में बेरुखी और गुस्सा नजर आ रहा था। पीहू ने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ अक्षु? आप मुझसे नाराज हैं? बताए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? अक्षय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। पीहू को लगा शायद अक्षय किसी बात से डिस्टर्ब है, इसलिए वह उसे जाने को बोल रहा है। पीहू ने कहा, मैंने टेबल पर खाने की प्लेट लगा दी है, आप आकर खाना खा लीजिए।
अक्षय ने कहा, मैं बाहर से डिनर करके आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। पीहू ने कहा, ठीक है, आप कमरे में आ जाए। इतना कहकर पीहू कमरे में चली गई। अक्षय बिना पलके झपकाए चांद को देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी। अक्षय ने चांद को देखते हुए कहा, सोचा था इस बार हमारा रिश्ता सच्चाई और प्यार से शुरू हुआ है, पर नहीं, धोखेबाज की फितरत कभी नहीं बदलती। पिछली बार भी तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बेटी की जान चली गई थी। मुझे आज भी अपनी बेटी की दर्दनाक चीखें याद है, पर शायद तुम्हारे लिए तुम्हारा पहला प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सोचकर अक्षय की आंखें गुस्से से भर गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट अब तक जलकर उसकी उंगली भी जला चुकी थी, पर उंगली जलने पर भी अक्षय के दिल में जो दर्द था, उस दर्द के आगे अक्षय को उंगली जलने का दर्द महसूस नहीं हुआ। अक्षय सारी रात इसी तरह से बालकनी में खड़ा था। पीहू की नींद लग गई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि अक्षय कमरे में आया ही नहीं। सुबह के करीब 4 बजे अक्षय ने एक नज़र बेड पर सोती हुई पीहू को देखा और अपना ब्लेजर उठाकर कमरे से निकल गया। सुबह के 7 बजे जब पीहू की आंखें खुली, तब उसे बिस्तर का साइड खाली देखा। उसने हैरानी से कहा, चले गए? उसने हाथ घुमा कर देखा था, जगह पूरी ठंडी थी। उसने कहा, मतलब बहुत देर पहले ही चले गए हैं? वो जल्दी से खड़ी हुई और बालकनी की तरफ गई। बालकनी में करीब 20 से 30 सिगरेट के टुकड़े हुए थे। उसने हैरानी से कहा, अक्षय को क्या हुआ है? पीहू के चेहरे पर इस वक्त परेशानी नजर आ रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाकर अक्षय को फोन किया। काफी देर तक रिंग जाने के बाद भी अक्षय ने फोन नहीं उठाया। पीहू ने परेशानी से कहा, ये अक्षु, क्या हो गया है? मुझे इग्नोर कर रहे हैं? मुझे आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। आपको इतना कहते हुए पीहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे, तभी उसे कमरे से एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, मामा कहाँ हो आप? उसने पीछे पलटकर देखा, उसकी नन्ही शैतान नाइट सूट पहनकर कमरे में आ गई थी। वो जल्दी से कमरे में गई और उसने कुहू को गोद में उठाकर कहा, मेरी बेबी इतनी जल्दी उठ गई? कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा, बेबी जल्दी ही उठती है क्योंकि बेबी को स्ट्रांग बनाना है ना। डैडी ने कहा है कि बेबी को खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहना होगा, इसलिए बेबी हर रोज सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग के लिए जाती है। पीहू ने कहा, ओके बेबी, आपने डैडी को देखा? पीहू ने परेशानी भरी आवाज में पूछा। कुहू ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, डैडी तो बेबी को दिखाई नहीं दिए। आपको पता है, डैडी हर रात को बेबी को गुड नाइट किस्सी देते हैं, पर डैडी कल नहीं आए। बेबी को बहुत गुस्सा आया, इसलिए बेबी अब डैडी से कट्टी कर लेगी। पीयू ने मुस्कुराते हुए कुहू के माथे पर किस करते हुए कहा, बेबी, आपके डैडी किसी बात से शायद परेशान है। उसने मम्मा को भी इग्नोर किया, इसलिए आप डैडी को परेशान मत करना। हमें उनका सपोर्ट बना है, ना कि उनकी परेशानी। पीहू की बात सुनकर कुहू ने मासूमियत से कहा, ठीक है मम्मा, बेबी डैडी को बिल्कुल भी सैड नहीं होने देगी और बेबी डैडी के लिए हमेशा स्ट्रांग बेबी बनकर रहेगी। अपनी बेटी की बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद पीहू ने कुहू को तैयार किया और दोनों माँ बेटी नीचे आ गई। नीचे सब लोग ब्रेकफास्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे। वसुधा जी ने उन दोनों को अकेला देखकर कहा, अक्षय कहाँ है? पीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए सुबह सुबह ही चले गए। ये सुनकर वसुधा जी ने गुस्से से कहा, यह नालायक लड़का रात को भी नहीं था। ऑफिस का काम जरूरी है, पर फैमिली को वक्त देना भी जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। इस दुनिया में हमें अपने अपनों के साथ जिंदगी जीनी होती है, वरना हम पैसे कमा कर क्या करेंगे अगर हम अपने परिवार वालों के साथ 2 वक्त बैठकर चैन से खाना भी नहीं खा सकते। वसुधा जी की बात सुनकर संगीता जी ने चिप्स खाते हुए कहा, ये लड़का बहुत नालायक हो गया है, इसे आप अपनी छड़ी से पीट पीट कर बताना। वसुधा जी ने कहा, घर आने दो, सच में इसकी छड़ी से पीट पीट कर कुटाई कर दूंगी। जंगल में
अनिका और साहिल इस वक्त टेंट बनाकर जंगल के बीचों बीच के अंदर बैठे हुए थे क्योंकि इस वक्त वो काफी घने जंगल में थे। अनिका साहिल को सबक जरूर सिखाना चाहती थी पर वो खुद की और उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। साहिल डरने का नाटक करते हुए अनिका से चिपक कर बैठा हुआ था। अनिका का दिल कर रहा था कि वो साहिल की जान ले ले। साहिल किसी बंदर के बच्चे की तरह से चिपका हुआ था। अनिका बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी पर साहिल था कि मानने को तैयार नहीं था। आखिर में थक हार कर अनिका ने उसे खुद से दूर करना बंद कर दिया। साहिल ने मन ही मन शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी, ना जाने मन और क्या चाहती थी तुम कि मैं खुद ही तुमसे दूर भाग जाऊं, पर तुम्हें शायद पता नहीं साहिल मल्होत्रा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इतना कहकर वह अनिका को पकड़ने लगा। अनिका ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे दबाकर मारना चाहते हो? साहिल ने मासूमियत से कहा, जानेमन अगर तुम मर जाओगी तो मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे? अनिका ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें बच्चा पैदा करने की मशीन लगती हूँ। साहिल ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुमसे किसने कहा ये जानेमन? तुम तो मेरी होने वाली बीवी और मेरे होने वाले बच्चों की इकलौती माँ हो। अनिका ने साहिल को खुद से दूर करते हुए कहा, देखो इतना चुपको मत, मुझे अजीब लग रहा है। साहिल ने उसे कस के पकड़े हुए कहा, जानेमन मुझे डर लग रहा है। इतना कहकर वह जबरदस्ती अनिका से चिपक कर बैठ गया। अनीक ने मन ही मन गुस्से से कहा, इसकी तो मैं जान ले लूंगी। वही जंगल की दूसरी तरफ एक टेंट में अर्नव, अवनी और सात्विक मौजूद थे। असल में सब लोगों के पास तीन ही टेंट थे। एक टेंट तरुण के पास था, एक टेंट अवनी के पास और एक अनिका के पास। अवनी साहिल और अनिका को कोसते हुए लगातार चिप्स खा रही थी। उनकी बैग में उन्होंने कुछ खाने की चीजें भी रखी हुई थी। वही उसके अगल बगल बैठे दो लोग अपना सर पकड़े हुए थे क्योंकि जब से वह लोग जंगल में आए थे अवनी एक मिनट के लिए भी चुप नहीं हुई थी। आखिर में अर्नव ने थोड़े गुस्से से कहा, देखो मेरी माँ, तुम चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारी आवाज सुन सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर में डीजे बज रहे हो। मैं सच में मर जाऊंगा, प्लीज इतनी जोर जोर से और इतनी बात मत करो। अर्नव की बात सुनकर सात्विक ने कहा, हाँ मेरी प्यारी बहना, तुम कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, पर प्लीज आप अपनी बड़बड़ बंद करो। 1 करोड़ की बात सुनकर अवनी की आंखें चमकने लगी। एक्साइटेड होते हुए कहा, सच में? वैसे भी मुझे 2 महीने की पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली, तो मुझे आपसे तो पैसे लेने ही थे। अब जब आप मुझे खुद ही देने को तैयार हो गए हो तो मैं वादा करती हूँ मैं अगले 1 घंटे तक बोलूंगी नहीं, पर मुझे उसके बदले 1 करोड़ की बात सुनकर सात्विक ने कहा, मैं तुझे 2 करोड़ दूंगा, 2 घंटे के लिए चुप हो जा। अवनी ने कहा, अब 2 करोड़ के लिए करना तो पड़ेगा। दोपहर का वक्त। अक्षय सुबह से जा चुका था पर वो घर एक बार भी नहीं आया था। अब पीहू को चिंता हो रही थी, इसलिए वह खुद लंच लेकर मल्होत्रा कॉरपोरेशन के लिए निकल गई थी। वह मन ही मन खुश थी कि अक्षय उसे देखकर अब इग्नोर नहीं करेगा। कुछ देर बाद वह मल्होत्रा कॉरपोरेशन पहुंच चुकी थी। अक्षय का असिस्टेंट राघव उसे अच्छे से पहचानता था क्योंकि कुछ दिनों पहले अक्षय ने ही उसे बताया था। राघव को वसुधा जी ने फोन करके बता दिया था कि पीहू ऑफिस आ रही है, इसलिए राघव नीचे खुद राघव पीहू को पिक करने के लिए आया था। वह सीधा प्राइवेट एलिवेटर से पीहू को अक्षय के फ्लोर पर लेकर चला गया। पीहू मुस्कुराते हुए अक्षय के केबिन के तरफ जा रही थी। केबिन के डोर पर उसने नॉक किया। अक्षय की एक गंभीर आवाज सुनाई दी, कम इन। पीहू ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कमरे में धुआं ही धुआं था और अक्षय ग्लास से मुंबई की बिल्डिंग्स देख रहा था। इस वक्त उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह 2 दिनों से नहाया ही ना हो। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। पीहू ने चिंता करते हुए कहा, अक्षु आपको क्या हुआ है? पीहू की आवाज सुनकर अक्षय की मुट्ठी गुस्से से कस गई। उसने पीछे पलटकर की तरफ पीहू की तरफ देखा। अक्षय की आंखें देखकर एक पल के लिए भी पीहू डर गई। उसने कहा, क्या हुआ है मुझे बताए? अक्षय ने कहा, यहाँ से चली जाओ।
अक्षय की बेरुखी देखकर पीहू को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने खुद को रोने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हुआ आपको अक्षु, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? आपने रात को भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेव किया और आज सुबह भी आप मुझे बिना बताए ऑफिस चले आए। अब मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ तो आप मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। ये सब कहते हुए उसका गला भारी हो गया था। अक्षय की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, मैंने कहा निकलो यहाँ से। अक्षय के इस तरह से चिल्लाने के कारण भी पीहू 2 कदम पीछे सरक गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आखिर में उसे संभाला नहीं गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर अक्षय ने गुस्से से अपनी आंखें कसके बंद कर ली और मन में कहा, धोखेबाजों को इसी तरह से रोना पड़ता है। पीहू को रोता देख अक्षय ने अपना मुंह फेर लिया। उसके हाथों की मुट्ठी अभी भी कसी हुई थी। पीहू को हैरानी हो रही थी कि जो अक्षय उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, अब वो उसके इस तरह से रोने के बाद भी उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देख रहा है। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगे। उसे आज दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसके रीबर्थ के बाद अक्षय से जो प्यार उससे मिला था, उसके बाद वह अपने पिछले जन्म के सभी दुखों को भूल गई थी। पर अब अक्षय की बेरुखी ने उसके जख्मों को ताज़ा कर दिया था। उसने मन ही मन कहा, क्या हो गया है आपको अक्षय? हमारी अच्छी खासी जिंदगी में आप क्यों कड़वाहट घोल रहे हैं? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इतना कहते हुए पीहू रोते रोते ऑफिस से बाहर भाग गई। राघव ने जब उसे इस तरह से आते देखा तो वो उसके पीछे गया, पर पीहू ने उसे इग्नोर किया और सीधा प्राइवेट एलिवेटर में बैठकर नीचे चली गई। वहीं उसके जाने के बाद अक्षय ने गुस्से से केबिन में रखा हुआ सामान तोड़ना शुरू कर दिया। वह लगातार हर एक चीज को उठा उठा कर पटक रहा था। उसने गुस्से से कहा, क्यों तुमने ऐसा किया पीहू? इस बार मैं सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहता था, पर तुम्हारा धोखा फिर से मेरी बेटी की जान ले, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। वही पीहू रोते रोते आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। उसने ड्राइवर से घर चलने को कहा, तभी उसके मोबाइल पर विशाल का कॉल आया। विशाल को कॉल देखकर उसने रोना बंद कर दिया। उसने मन ही मन कहा, पहले मुझे इस प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। उसने विशाल का फोन उठाकर कहा, हाँ विशाल बोलो। विशाल ने मीठी आवाज में कहा, बेबी क्या हम मिल सकते हैं? तुमने कहा था कल हम मिलेंगे। उसके मुंह से बेबी सुनकर पीयू की आंखें गुस्से से लाल हो गए। फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, रुको मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। कुछ देर बाद पीहू और विशाल दोनों मेरी गोल्ड कॉफी हाउस में एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। विशाल मुस्कुराते हुए लगातार पीहू को देख रहा था। पीहू भी चेहरे पर नकली मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। विशाल ने प्यार से कहा, पीहू तुम कितने दिनों से मुझसे नहीं मिली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? पीहू ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे तो तुम्हारी याद सुबह शाम दिन रात आती है विशाल। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई है, पर क्या तुम इस तरह से जबरदस्ती से बंधे किसी रिश्ते में रहना चाहती हो? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके अपने पति को तलाक दे दो। तुम मेरा साथ दोगे ना विशाल? विशाल ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बचपन से अब तक मैंने हमेशा जिस तरह से तुम्हारा साथ दिया है आगे भी देता रहूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अपने हाथ पर विशाल के हाथों की पकड़ देखकर पीहू की आंखें गुस्से से भर गई। खुद को संभाल कर कहा, खुद से ज्यादा भरोसा है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। केबिन में अक्षय गुस्से से लाल आंखें लिए ये लाइव फुटेज देख रहा था। उसने दोनों के बीच होने वाली हर एक बात सुन ली। इस वक्त उसके आसपास का ऑरा इतना खतरनाक हो गया था कि अगर कोई उसे इस तरह से देख ले तो हार्ट अटैक से ही मर जाए।
उसने गुस्से से लैपटॉप उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, मुझे लगा था इस बार तुम कोई गलती नहीं करोगी, पर नहीं, तुम अभी भी वही बेवकूफ़ और बदमाश लड़की हो, पर इस बार तुम्हारी बेवकूफ़ी में अपनी बेटी को बलि नहीं चढ़ने दूंगा। इतना कहकर अक्षय ने गुस्से से गाड़ी की चाबी उठाए और केबिन से बाहर निकल गया।